क्या आप यकीन करेंगे कि एक खूबसूरत बीच आपकी जान ले सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी टापू की, जहां वक्त बिजली की रफ्तार से भागता है। यहां बिताया गया हर एक घंटा आपकी उम्र को सालों आगे बढ़ा देता है। देखिए कैसे एक हंसता खेलता परिवार इस मौत के बीच पर फंस जाता है और शुरू होती है जिंदा बचने की एक ऐसी जंग जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। गाय और प्रिस्का अपने दो प्यारे बच्चों, 8 साल की मैडॉक्स और 6 साल के ट्रेंट के साथ एक बहुत ही आलीशान रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने पहुंचते हैं। समंदर का किनारा और आलीशान नजारे देखकर बच्चे बहुत खुश हैं। नन्हा ट्रेंट वहां इडलिब नाम के एक लड़के से दोस्ती कर लेता है। दोनों बच्चे मासूमियत से लोगों के नाम और उनके काम पूछते फिरते हैं। इडलिब ट्रेंट को एक खास सीक्रेट कोड भी सिखाता है जिससे गुप्त मैसेज पढ़े जा सकें। गाय और प्रिस्का का रिश्ता टूटने की कगार पर है। यह वेकेशन उन बच्चों के लिए आखिरी तोहफा है क्योंकि इसके बाद वे तलाक लेने वाले हैं। प्रिस्का एक और दर्द से गुजर रही है, उसे पेट में एक ट्यूमर है। दोनों माता पिता अपने बच्चों के सामने सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उनके अंदर डर और उदासी भरी है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त माहौल थोड़ा अजीब होने लगता है। वहाँ कुछ और लोग भी हैं। एक डॉक्टर जो अपनी खूबसूरत पत्नी क्रिस्टल, छोटी बेटी कारा और अपनी बूढ़ी माँ एग्नेस के साथ आया है। एक कपल जहाँ पैट्रिसिया को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ता है। डॉक्टर चार्ल्स उसकी मदद करते हैं, लेकिन हवा में एक बेचैनी सी महसूस होने लगती है। छोटा ट्रेंट अपने दोस्त इडलिब के साथ फिर से खेलने की उम्मीद करता है, लेकिन तभी रिजॉर्ट का मैनेजर आकर इडलिब को वहां से जाने के लिए कहता है। ऐसा लगता है जैसे इस खूबसूरत जगह पर कुछ ऐसा है जिसे सबसे छिपाया जा रहा है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि एक डूबते हुए रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश और आने वाले किसी बड़े तूफान की आहट है। कपा परिवार और डॉक्टर चार्ल्स की फैमिली एक वैन में सवार होकर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो दुनिया से कटी हुई है, एक प्राइवेट बीच। चारों तरफ ऊंची चट्टानें और नीला समंदर है। वहां उनकी मुलाकात एक मशहूर रैपर से होती है जिसका नाम मिड साइज सेडान है। बच्चे रेत में खेल रहे हैं, उन्हें वहां पुरानी गुड़िया दबी हुई मिलती है, जैसे वहां पहले भी कोई बच्चे आए हों। तभी अचानक मासूम ट्रेंट को पानी में तैरती हुई एक लाश मिलती है। वो वही लड़की थी जो उस रैपर के साथ आई थी। सब सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर चार्ल्स को रैपर पर शक होने लगता है। माहौल में तनाव बढ़ जाता है। रैपर की नाक से खून बह रहा है और वो खुद सदमे में है। अभी वे इस मौत से उबर भी नहीं पाए थे कि चार्ल्स की बूढ़ी माँ एग्नेस को अचानक सांस लेने में तकलीफ होती है और वो सबकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। तभी वहां जरीन और पैट्रिसिया भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ने वाली वैन जा चुकी है। अब असली दहशत शुरू होती है। लोग एक दूसरे को अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं। रैपर को हीमोफीलिया, खून न जमने की बीमारी है, और उस मर चुकी लड़की को मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात बच्चों के साथ होती है। माता पिता की नजर जब अपने बच्चों पर पड़ती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ट्रेंट और मैडॉक्स जो भी कुछ देर पहले छोटे बच्चे थे, अब अचानक किशोरावस्था में पहुंच गए हैं। उनकी लंबाई बढ़ गई है, उनके चेहरे बदल गए हैं। डॉक्टर की बेटी कारा भी अचानक बड़ी हो गई है। कल्पना कीजिए उन माता पिता की हालत जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों के बचपन को मिनटों में खत्म होते देख रहे हैं। वो बीच कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल है जहां टाइम बिजली की रफ्तार से भाग रहा है। हर बीतता मिनट उनकी उम्र के सालों के बराबर है। बीच पर अब डर और बेबसी का माहौल है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ने उन्हें एक ऐसी जेल में डाल दिया है जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद है। कहानी आगे कुछ इस तरह बढ़ती है। घबराए हुए लोग उस बीच से बाहर निकलने के लिए चट्टानों के बीच से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे गुफा या रास्तों में कदम रखते हैं, उनके सिर में असहनीय दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है मानो कोई उनके दिमाग पर हथौड़े मार रहा हो। वे सब बेहोश होकर वापस उसी रेत पर गिर जाते हैं। वहां से निकलना नामुमकिन है। वहां कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। चार्ल्स गुस्से में रैपर पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही चाकू से घाव होता है, वो पलक झपकते ही अपने आप भर जाता है। कोई निशान तक नहीं बचता। तभी उन्हें उस मरी हुई लड़की की लाश मिलती है, जिसे मरे हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे। वो अब पूरी तरह गलकर हड्डियों का कंकाल बन चुकी है। अब उन्हें समझ आता है कि यहाँ वक्त की रफ्तार सामान्य नहीं है। यहाँ 1 साल कुछ ही घंटों में बीत रहा है। तभी प्रिस्का दर्द से चीखने लगती है। उसके पेट का ट्यूमर, जो कुछ देर पहले एक छोटी गोल्फ की गेंद जैसा था, अब तेजी से बढ़कर एक खरबूजे जितना बड़ा हो गया है। समय इतनी तेजी से भाग रहा है कि बीमारी उसे मिनटों में मार देगी। मजबूरन वे सब मिलकर बीच पर ही प्रिस्का का ऑपरेशन करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे उसके पेट पर कट लगाते हैं, वो चीरा तुरंत भरने लगता है। उन्हें घाव को जबरदस्ती खुला रखना पड़ता है ताकि वे उस जानलेवा ट्यूमर को बाहर निकाल सकें। जैसे ही ट्यूमर बाहर निकलता है, प्रिस्का का पेट अपने आप ठीक हो जाता है, जैसे वहां कभी कोई घाव था ही नहीं। ये मंजर देखकर सब कांप रहे हैं। एक तरफ प्रिस्का की जान बचने की राहत है, तो दूसरी तरफ ये खौफ कि उनका शरीर और उनकी उम्र उनके हाथ से निकलती जा रही है। वे अपनी आंखों के सामने बूढ़े हो रहे हैं। ट्रेंट और कारा अब पूरी तरह जवान हो चुके हैं, लेकिन इस बीच का सबसे खौफनाक जादू तब दिखा जब पता चला कि कारा गर्भवती है। वो कुछ ही मिनट पहले ट्रेंट के साथ थी और उन चंद मिनटों में ही उसका शरीर 5 महीने की प्रेगनेंसी जैसा बढ़ गया। सब हैरान परेशान थे कि तभी कारा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन इस शापित जगह पर मौत वक्त से भी तेज चलती है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसे 1 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं मिला, और यहाँ 1 मिनट का मतलब कई घंटे या दिन बीत जाने जैसा था। वो नन्हा बच्चा भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाया और सबके सामने उसने दम तोड़ दिया।
उन जवान हो चुके बच्चों के लिए ये सदमा सहना नामुमकिन था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बड़ों के चेहरे पर बुढ़ापा साफ दिखने लगा है। क्रिस्टल, जो अपनी खूबसूरती को सब कुछ मानती थी, अपनी गिरती सेहत और ढलती त्वचा को देखकर अंदर से टूट गई है। उधर डॉक्टर चार्ल्स का दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। वो अपनी बीमारी के कारण भ्रम का शिकार हो जाता है और उसे लगने लगता है कि सब उसके दुश्मन हैं। इसी पागलपन में वो ब्रेंडन की जान ले लेता है। बाकी लोग चार्ल्स से हथियार छीन लेते हैं, पर अब डर अपनों से भी लगने लगा है। हार मानकर जरीन फैसला करता है कि अगर चट्टानों से रास्ता नहीं मिलता तो वो समंदर में तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। वो गहरे पानी में उतर जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो मदद ला सके। इसी बीच ट्रेंट और मैडॉक्स को रेत में किसी पुराने सैलानी की छोड़ी हुई एक डायरी मिलती है। उसमें उन तमाम लोगों के नाम और उनकी बीमारियां लिखी हैं जो पहले यहाँ आए थे। उन्हें ये समझ आने लगता है कि वो यहाँ कोई छुट्टियां मनाने नहीं आए, बल्कि उन्हें किसी मकसद से यहाँ भेजा गया है। तभी उनकी नज़र दूर पहाड़ियों पर पड़ती है, जहाँ कुछ लोग खड़े होकर दूरबीन से उनका तमाशा देख रहे हैं। ये एक ऐसा मंजर है जहाँ एक पल में नई जान आती है और अगले ही पल वो खत्म हो जाती है। माता पिता अपने बच्चों को बड़ा होते देख तो रहे हैं, पर उन्हें पालने का सुख उनसे छीन लिया गया है। बीच पर मची अफरा तफरी के बीच मैडॉक्स अपनी माँ प्रिस्का से पूछती है कि क्या वो और पापा सच में अलग होने वाले हैं। तब प्रिस्का एक ऐसा सच कबूल करती है जो मैडॉक्स को अंदर तक हिला देता है। प्रिस्का मान लेती है कि उसका किसी और आदमी के साथ रिश्ता था। ये सुनकर मैडॉक्स अपनी माँ से नफरत करने लगती है। उसका अपनी माँ पर से भरोसा उठ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से दूर चली जाती है। मैडॉक्स खुद को मजबूत दिखाने और बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है, लेकिन समंदर के किनारे उसे जरीन की लाश मिलती है। वो भागने की कोशिश में शायद बेहोश हो गया था और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। जब जरीन की पत्नी पैट्रिसिया अपने पति की लाश देखती है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसे मिर्गी का एक इतना भयानक दौरा पड़ता है कि वो भी वहीं दम तोड़ देती है। अब एक और परिवार पूरी तरह खत्म हो चुका था। जवान हो चुकी कारा अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो इस मौत के जाल से निकलने के लिए पागलों की तरह उन ऊंची चट्टानों पर चढ़ने लगती है। उसे लगता है कि शायद ऊपर चढ़कर वो बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वो काफी ऊंचाई पर पहुंचती है, उस बीच की रहस्यमयी ताकत के कारण उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। सबके देखते देखते कारा ऊंचाई से सीधे पत्थरों पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। ट्रेंट, जिसने कुछ ही घंटों के भीतर अपना बचपन खोया, अपना बच्चा खोया और अब अपनी पहली मोहब्बत कारा को भी अपनी आंखों के सामने मरते देखा, पूरी तरह से टूट जाता है। वो अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा है। चार्ल्स की पत्नी क्रिस्टल की हालत भी अब बहुत खराब हो रही है। समय की रफ्तार उसकी हड्डियों को टेढ़ा कर रही है और वो एक डरावने रूप में बदल रही है। उधर डॉक्टर चार्ल्स अब भी हाथ में चाकू लिए घूम रहा है, जो किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। वक्त की बेरहम रफ्तार ने सबको बदल दिया है। गाय की आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है, उसे अब धुंधला दिखने लगा है। प्रिस्का के बाल सफेद हो चुके हैं और वो काफी बूढ़ी दिखने लगी है। अंधेरे में बैठे हुए दोनों अपने बीते कल के बारे में बात करते हैं। गाय को प्रिस्का के अफेयर के बारे में पता था। वो कहता है, मुझे सब पता था और मुझे अफसोस है कि मैंने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए और कोशिश क्यों नहीं की। वो प्रिस्का का हाथ थाम कर कहता है कि वो दूसरा आदमी उसके लायक नहीं था, वो और भी बेहतर डिजर्व करती है। मौत के करीब खड़े होकर दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और प्यार के कुछ आखिरी लम्हे साझा करते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर चार्ल्स और उसकी पत्नी क्रिस्टल पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। क्रिस्टल का अंत, क्रिस्टल की हड्डियां समय की रफ्तार से गल रही हैं। उसकी पीठ पर कैल्शियम का एक बड़ा कूबड़ निकल आया है। जब ट्रेंट और मैडॉक्स उसे देखते हैं तो वो उन पर हमला कर देती है। वो पागलों की तरह उनका पीछा करते हुए गुफा के अंदर जाती है, जहां उसका शरीर अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने और टूटने लगता है। वो एक दर्दनाक मौत मरती है। चार्ल्स का हमला, पागल हो चुका चार्ल्स चाकू लेकर गाय और प्रिस्का पर हमला कर देता है। अंधे हो रहे गाय को बचाते हुए प्रिस्का एक जंग लगा हुआ चाकू उठाती है और चार्ल्स के हाथ पर कट मार देती है। यहाँ एक छोटा सा घाव भी मौत का वार साबित होता है। इस बीच पर समय इतनी तेज है कि उस जंग लगे चाकू का इन्फेक्शन सेकंडों में चार्ल्स के पूरे शरीर में फैल जाता है। उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते चार्ल्स तड़प तड़प कर मर जाता है। एक ही रात में एक पूरा जीवन बीत गया। नफरत, धोखा और गुस्सा सब कुछ उस रेत में दफन हो गया। अब सिर्फ दो बूढ़े माता पिता और उनके जवान हो चुके बच्चे बचे हैं, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सुबह का इंतजार कर रहे हैं। रात के सन्नाटे में आग के पास बैठे गाय अब एक लाचार बुजुर्ग बन चुके हैं। उनकी याददाश्त मिटती जा रही है। उन्हें अब ठीक से ये भी याद नहीं कि वे यहाँ क्यों आए थे। लेकिन मरते मरते अपनी आखिरी सांसों के साथ वे प्रिस्का से कहते हैं कि वे आज भी उससे बहुत प्यार करते हैं। गाय की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। प्रिस्का, जो खुद बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी हिम्मत हार जाती है। वो गाय के शरीर के पास ही गिरती है और दम तोड़ देती है। ट्रेंट और मैडॉक्स, जो अब जवान हो चुके हैं, अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को एक ही रात में बूढ़ा होकर मरते हुए देखते हैं। उनके पास रोने के लिए भी वक्त नहीं है, क्योंकि समय उनकी उम्र भी छीन रहा है।
अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो ट्रेंट और मैडॉक्स अब 50 साल की अधेड़ उम्र के इंसान बन चुके हैं। उनकी आधी जिंदगी उस एक दिन और रात में बीत गई। तभी ट्रेंट को उस छोटे लड़के का दिया हुआ वो सीक्रेट कोड याद आता है। वो उस कोड को सुलझाता है जिसका मतलब निकलता है मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। ट्रेंट को समझ आता है कि इडलिब उसे भागने का रास्ता बता रहा था। वो देखता है कि समंदर में पास ही कोरल रीफ है। उसे यकीन हो जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से वे उस जादुई गहरे से बाहर निकल सकते हैं। दोनों भाई बहन समंदर के पानी में कूद जाते हैं। वे तैरते हुए उन चट्टानों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं और वो पानी के अंदर छटपटाने लगती है। इधर पहाड़ी के ऊपर से वो वैन ड्राइवर दूरबीन से ये सब देख रहा है। जब काफी देर तक ट्रेंट और मैडॉक्स पानी से ऊपर नहीं आते तो वो अपने मालिकों को फोन लगाता है। वो बड़ी बेरहमी से रिपोर्ट देता है, ट्रायल नंबर 73 के सभी सदस्य मारे गए हैं। ये सुनकर रूह कांप जाती है। वो खूबसूरत रिजॉर्ट दरअसल एक लैब थी और वो बीच एक एक्सपेरिमेंट की जगह। वे मासूम लोग सिर्फ मुसाफिर नहीं बल्कि लैब के चूहे थे जिन पर दवाइयों का टेस्ट किया जा रहा था। जब वो ड्राइवर वापस रिजॉर्ट पहुंचता है तो पता चलता है कि वो कोई साधारण कर्मचारी नहीं बल्कि एक विशाल मेडिकल रिसर्च कंपनी वॉरेन एंड वॉरेन का हिस्सा है। वो आलीशान रिजॉर्ट सिर्फ एक दिखावा था, एक जाल था जिसमें दुनिया भर के बीमार लोगों को फंसाया जाता था। इस कंपनी का मकसद कोई छुट्टियां मनाना नहीं बल्कि अपनी नई दवाइयों का इंसानों पर टेस्ट करना था। जैसे ही ये परिवार रिजॉर्ट पहुंचते थे उन्हें वेलकम कॉकटेल दिया जाता था। उस ड्रिंक में दरअसल वो दवाइयां मिली होती थीं जिनका टेस्ट कंपनी करना चाहती थी। कंपनी को उस जादुई और रहस्यमयी बीच के बारे में पता था जहां समय बिजली की रफ्तार से भागता है। उन्होंने सोचा कि जिस दवाई के असर को देखने में दुनिया को 20 से 30 साल लग जाते हैं उसका नतीजा वे इस बीच पर सिर्फ एक दिन में देख सकते हैं। इन वैज्ञानिकों के लिए उन मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं थी। वे बस अपने डेटा और नतीजों के पीछे पागल थे। उन्होंने पैट्रिशिया की मिर्गी की दवा का टेस्ट किया। चूंकि उसे बीच पर 8 घंटों तक कोई दौरा नहीं पड़ा तो लैब में बैठे वैज्ञानिकों ने इसे एक बड़ी जीत माना। उनके हिसाब से उस बीच के 8 घंटे असल जिंदगी के 16 साल के बराबर थे। वे खुश थे कि उनकी दवाई ने 16 साल तक बीमारी को रोक कर रखा। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि जिन लोगों को लगा कि वे अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं या परिवार के साथ आखिरी यादें मना रहे हैं, उन्हें सिर्फ लैब का चूहा बना दिया गया। उन वैज्ञानिकों के लिए गाय, प्रिस्का और उन बच्चों की मौत सिर्फ एक सफल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। रिजॉर्ट का मैनेजर और उसकी टीम बिल्कुल बेफिक्र थे। वे अपने अगले शिकारों को फंसाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहां ट्रेंट और मैडॉक्स सामने आ गए। वे कोरल मूंगे की चट्टान से बचकर बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। हालांकि वे अब 50 साल के हो चुके थे, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। ट्रेंट को बचपन में लोगों से उनके काम पूछने की आदत थी और वही आदत आज काम आई। उसे याद था कि रिजॉर्ट के मेहमानों में एक पुलिस ऑफिसर भी था। ट्रेंट सीधे उसके पास गया। उसने वो पुरानी डायरी पुलिस वाले के हाथ में थमा दी जिसमें उन तमाम लोगों के नाम और बीमारियों का जिक्र था जो उस बीच पर गायब हुए थे। ये उस मेडिकल कंपनी की साजिश का सबसे बड़ा सबूत था। इसी बीच छोटा इडली वहां आता है। वो ट्रेंट को इतने सालों बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी के रूप में भी पहचान लेता है। ये मंजर बहुत भावुक था। वो मासूमियत जो वक्त ने छीन ली थी आज भी उस पहचान में जिंदा थी। ट्रेंट और मैडॉक्स ने सबके सामने उस बीच का काला सच खोल दिया। रिजॉर्ट के स्टाफ को समझ आ गया कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। जल्द ही वहां पुलिस और हेलीकॉप्टर पहुंच गए। रिजॉर्ट के मैनेजर और उन बेरहम वैज्ञानिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेंट और मैडॉक्स जो अब शारीरिक रूप से अपने माता पिता की उम्र के हो चुके थे, हेलीकॉप्टर में बैठकर उस टापू से दूर जा रहे थे। पुलिस उन्हें उनकी बुआ के पास ले जा रही थी। ये सोचना ही दिल को भारी कर देता है कि उनकी बुआ जो कल तक 2 छोटे बच्चों के लौटने का इंतजार कर रही थी, अब अपने भतीजे और भतीजी को 50 साल की उम्र में देखेगी। उनका बचपन, उनकी जवानी और उनके माता पिता सब कुछ उस एक दिन में खत्म हो गया। वे बच तो गए पर दुनिया उनके लिए पूरी तरह बदल चुकी थी। इस तरह इस रहस्यमयी और डरावनी फिल्म ओल्ड का अंत होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कितना कीमती है और अपनों के साथ बिताया हर लम्हा कितना बड़ा तोहफा है।